एमसीएन लाया है आपके लिए सीसीटीवी सर्विस। किस मोहल्ले में खासकर जहां उनका रहन सहन होता था, वो बनारस के किस मोहल्ले में रहते? गोवर्धन सराय। अभी भी वर्तमान में उनका? वर्तमान में गोवर्धन सराय में है, चेतगंज गोवर्धन सराय। अच्छा। और उनकी कमायनी की रचना जो है न शिवालय पर ही हुई है। अच्छा। वहीं वो बैठ कर लिखते थे। अभी मैं आपको महाकवि जयशंकर प्रसाद की पौत्री से मुलाकात करवा रहे हैं। आप उनके जीवन के बारे में पूरी गहरी इन्होंने आपको बताया है और इस प्रकाश डाला है उनकी जीवनियों पे। आप इनको देखिए और इनके दर्शन को देखिए, इनके साहित्य को देखिए। और मैं स्वयं बनारस के उस भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ जयशंकर प्रसाद जी का पूरी ज़िंदगी बिताए हैं। उनके मंदिर में हम लोग मिले हैं और उनके पौत्रों से मिले हैं और अभी आप पौत्री की मतलब वार्ता सुन रहे हैं। ये बनारस की नगरी जयशंकर प्रसाद जी के नगरी में मैं मौजूद हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की रससिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव ये भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। जयशंकर प्रसाद का जन्म माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 तदनुसार 30 जनवरी 1890 दिन गुरुवार को काशी में हुआ। इनके पितामह बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु ये शिक्षा अल्पकालिक थी। 6ठे दर्जे में वहां शिक्षा आरंभ हुई थी और 7वें दर्जे तक ही वे वहां पढ़ पाए। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनीलाल गुप्त थे। वे कवि थे और उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। शिक्षक के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध थे। चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में उनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी। रसमय सिद्ध जी ने प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी तथा हिंदी और संस्कृत में अच्छी प्रगति करा दी। प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। उनके निकट संपर्क में रहने वाले 3 सुधी व्यक्तियों के द्वारा 3 संस्कृत अध्यापकों के नाम मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र नारायण शर्मा के अनुसार चेतगंज के तेलियाने की पतली गली में इटावा के एक उद्भट विद्वान रहते थे। संस्कृत साहित्य के उस दुर्धर्ष मनीषी का नाम था गोपाल बाबा। प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए उन्हें ही चुना गया। विनोद शंकर व्यास के अनुसार श्री दीनबंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाते थे। राय कृष्णदास के अनुसार रसमय सिद्ध से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी ने एक विद्वान हरिहर महाराज से और संस्कृत पढ़ी। वे लहुराबीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। प्रसाद जी का संस्कृत प्रेम बढ़ता गया। उन्होंने स्वयमेव उसका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया था। बाद में वे स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृत में भी निष्णात हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय पम देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्यगुरु माना जाता है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से व्रजभाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना आवश्यक मानते थे। उनका एकमात्र पुत्र रत्नशंकर प्रसाद, जिनका जन्म सन 1982 में हुआ था,
स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और एलोपैथिक के अतिरिक्त लंबे समय तक होम्योपैथिक तथा कुछ समय आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बावजूद इस रोग से मुक्त न हो सके और अंततः इसी रोग से 15 नवंबर 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल उम्र 47 उनका देहांत काशी में हुआ। ये भी उसी समय स्थापित हुआ होगा, ये जो शिवलिंग है। जितने हमारे पूर्वज पैदा हुए हैं, हाँ हाँ शिवरतन साहू, हाँ। उनके ये भित्ति चित्र है। इसमें शो कर रहा है कि वो क्या क्या हो सकते हैं। उसमें एक एक्सप्रेशन है ये एग्जाम था, ये लिख रहे हैं। हाँ। इसका मतलब हमारे खानदान में कोई राइटर पैदा होगा जरूर, कोई रईस होगा, उनके भाई थे रईस थे। तो ये उनका प्रेडिक्शन था जो कि मूर्त रूप में हुआ। अच्छा। और इस मंदिर की एक और विशेषता है, कामायनी का आमुख और अंतिम छंद इसी जगमोहन में लिखा गया है। अच्छा। आमुख है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और अंतिम छंद आनंद से। अच्छा, वो यहीं लिखा गया, उसकी रचना यहीं की गई है। प्रीफेस अच्छा। और अंतिम छंद। अच्छा, अच्छा। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बनाते, चेतना एक विरस्ती, आनंद अखंड बनाते। आमुख और अंतिम छंद इसी जगमोहन में लिखा गया। अच्छा, ये जो कुआं हम देख रहे हैं, ये कुआं उसी समय का है जी, ओ, जो अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा इसको इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखिए, जी। ये जो स्वामी जी हैं, हाँ। यही मंदिर हमारे शिवरतन साहू के गुरु हैं। अच्छा, ये स्वामी जी। हाँ। अच्छा, इनका क्या नाम हुआ? अब नाम वाम नहीं पता। अच्छा अच्छा, नाम पता नहीं, लेकिन गुरु वही रहे हैं। हाँ। अच्छा। और ये सारे जितने हैं उन्होंने प्रिडिक्शन था। हाँ 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 हाँ, कि हमारे बच्चे इस तरह के होंगे। अच्छा। विश्व में कहीं नहीं है। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जैसा व्यक्ति विश्व में कहीं नहीं है। अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने कमानी में लिख दिया, वरदान सदृश वो लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा रहूं मैं शाश्वत नभ के गानों में। वो वरदान उनके तीसरे पुस्तक में आया। अब उसको अनुभूति की अभिव्यक्ति में महाकाव्य में कभी महाकाव्य नहीं किए। उनको जो अनुभूत होती रही जब, तब वो लिख देते थे। आप कहानी पढ़ेंगे, देखेंगे कि कुछ ज़्यादा लिखा है, कुछ 2 लाइन लिखा है। तो जब जब जो अनुभूत हुई तब तब वो उठा कर के लिखते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महाशंकर प्रसाद है। अच्छा। हमारे अग्रज श्री किरण शंकर प्रसाद। जी जी। आपके ये जयशंकर प्रसाद स्वर्गीय जो इतने बड़े प्रख्यात कवि साहित्य में थे, ये कौन हुए आपके? हमारे पितामह। अच्छा। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय रत्न शंकर प्रसाद। हाँ, और आपके दादाजी हुए जयशंकर प्रसाद जी। कितना उम्र अभी आपका हो चुका है लगभग? 81 साल। अच्छा, 81 साल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? किरण शंकर प्रसाद। जी जी। हाँ, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन रहा, उसमें जब स्कंदगुप्त लिख रहे थे तो स्कंदगुप्त उन्होंने अपने कलम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लड़ा। वो गांधी जी राष्ट्र को एक कर रहे थे और प्रसाद जी राष्ट्र की आत्मा को जगा रहे थे। हाँ। ऊपर वाली? हाँ, ऊपर वाला झरोखा है ना गोल, हाँ, वैसा चारों तरफ है, समझे? अच्छा अच्छा। उस झरोखे से 6 इंच ऊपर वो चौकोर ऐसे ही पत्थर रखा है। एक पत्थर नर्मदेश्वर, उस पर ये शिवरतन साहू जैसा स्वप्न में उनको दर्शा है आया, वैसा ये महादेव जी की मूर्ति गढ़वाए। वो पत्थर इस पर रख गए।
तो ये आकाशीय नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ये जो पीछे दिख रही मंदिर है, इसकी निर्माण कब मतलब किस साल में हुआ है, कुछ अंदाज है आपको? 1863 में। 1863 में। क्यों? हाँ। उसका कारण मैं बताऊं। वो शिवरतन साहू जयशंकर प्रसाद जी के दादा रहे और शिवरतन साहू ने ये मंदिर बनवाया। मंदिर के दक्षिणी दीवार पर उनके 6 पुत्रों का प्रतिकृति है पत्थर में। हर पुत्र का जो कोई सितार बजा रहा है, कोई रईस है, कोई ध्यान कर रहा है, इस तरह से जिनका जो शौक है वो पुत्रों के में अंकित है। अभी है, दिख रहा है? देखिए सामने। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के रहने वाले हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है। आप महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के मतलब रिश्ते में क्या हुए? जयशंकर प्रसाद जी मेरे दादाजी थे। मैंने उनको देखा तो नहीं, क्योंकि पिताजी के 16वें वर्ष की अवस्था में ही उनका निधन हो गया, इसलिए मेरी माताजी ने भी नहीं देखा था। आपका पिताजी का नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम था रत्न शंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के एकमात्र पुत्र थे रत्न शंकर प्रसाद, और उन रत्न शंकर प्रसाद जी से मेरे 6 भाई हुए और हम 4 बहनें हुई। 6 भाई में अरुण शंकर प्रसाद, किरण शंकर प्रसाद, आनंद शंकर प्रसाद, इंदु शंकर प्रसाद, प्रभा शंकर प्रसाद और महाशंकर प्रसाद। 4 बहनों में सावित्री देवी, शकुंतला देवी, मैं 3 नंबर पर अनुराधा गुप्ता और चौथे नंबर पर विशाखा गुप्ता। ये उनका परिवार था। और अब तो हम लोग लंबे समय से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय बीत गया जो हम लोग बनारस से बाहर रह रहे हैं, शादी करके सब बाहर चले गए। अच्छा, जयशंकर प्रसाद जी महाकवि के आप चूंकि उस घर की निवासी थी, उनकी पौत्री हैं, तो आपको स्मरण में कुछ उनकी पंक्तियां याद है जो बहुत मशहूर हुई? क्योंकि उनकी नारी के संबंध, स्त्रियों के संबंध में उनकी जो विवेचना थी, उनकी जो इच्छा थी, उनका जो सोचना था वो बहुत ही मार्मिक था। वो स्त्रियों का, बच्चियों का, लड़कियों का बहुत ही सम्मान और आदर करते थे, जिसके कारण उनकी बहनें नहीं थी, उनकी कोई बहन नहीं थी, और वो औरतों का, लड़कियों का बहुत सम्मान करते थे, इज्जत देते थे। इसलिए उनकी ये पंक्ति हमको आती है याद, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये उनकी कामायनी की रचना है। इसको उन्होंने दर्शाया है, जिसमें ये समझ में आता है कि नारियों का सम्मान करने से घर गृहस्थी का भी इज्जत और सम्मान होता है और उसमें लक्ष्मी का वास होता है। मेरे दादाजी की 2 शादियां हो चुकी थी और वो दोनों पत्नियां गुजर चुकी थी। उनकी एक पत्नी 8 वर्ष तक जीवित रही, उसमें उनको बच्चा हुआ और बच्चा जच्चा दोनों एक ही समय में, एक ही दिन में गुजर गया, जिसके कारण मेरे दादाजी को वैराग्य की उत्पत्ति हो गई और वो जंगलों में भटकने के लिए चले गए थे। मेरे दादाजी की भाभी, जिन्होंने उनका भरण पोषण, पालन पोषण किया था, वो उनको ढूंढवा के मंगवा के लाई। बचनू प्रसाद एक उनके मित्र थे, जिनको उनके पीछे लगाया गया और मिर्जापुर के जंगलों से उन्होंने उनको समेट कर लाए। और उसके बाद वो बहुत अनुनय विनय करने के बाद उनकी भाभी ने उनसे कहा कि बेटा एक शादी और कर लो ताकि हमारा वंश चल सके। तो उन्होंने यही जवाब दिया था, भाभी आपने मुझे मुर्दा फुकवा बना लिया। हाँ, बताइए। फिर दादाजी ने तीसरी शादी की और शिव मंदिर में, जो अपने ही प्रांगण में बना हुआ है, उस पर दादी मेरी रोज माथा पटकती थी। दादाजी की भाभी रोज माथा पटकती थी, हे भगवान एक वंश हमें दे दो, एक वंश हमें दे दो। इस तरह से मानते मानते तब मेरे पिताजी का जन्म हुआ। पिताजी के जन्म के बाद नाम बताइए पिताजी का? पिताजी का नाम रत्न शंकर प्रसाद। उनका जन्म हुआ और उसके बाद वो पढ़ने बोलने लगे। और बचपन में पिताजी शैतान थे, दादाजी लिखते पढ़ते थे तो पिताजी उनको परेशान करते थे। एक भैंस और सांड के पूंछ में टीन बांध देते थे, वो बड़बड़ करता था। उसके बाद तब दादाजी बोलते थे, तुम हमको एक ठो मिलकर इतना परेशान कर रहे हो तो तुम 10 ठो से परेशान होगे। इनकी वो लोकोक्ति उनके जीवन में चरितार्थ हुई, जिसके कारण हम लोग 10 लोग पैदा हुए, है ना। दादाजी को हिम्मत नहीं था कि बाबूजी को डांट ले, मार ले, क्योंकि
वो एकमात्र औलाद थे और बहुत ही प्यार से पाले पोसे गए थे। तो वो किस मोहल्ले में, खासकर जहाँ उनका रहन सहन होता था, वो बनारस के किस मोहल्ले में रहते? गोवर्धन सराय। अभी भी वर्तमान में उनका? वर्तमान में गोवर्धन सराय में है, चेतगंज गोवर्धन सराय। अच्छा। और उनकी कामायनी की रचना जो है नव शिवालय पर ही हुई है। अच्छा। वहीं वो बैठ कर लिखते थे। अभी मैं आपको महाकवि जयशंकर प्रसाद की पौत्री से मुलाकात करवा रहे हैं। आप उनके जीवन के बारे में पूरी गहरी इन्होंने आपको बताया है और इस प्रकाश डाला है उनकी जीवनियों पे। आप इनको देखिए और इनके दर्शन को देखिए, इनके साहित्य को देखिए। और मैं स्वयं बनारस के उस भूमि पर खड़ा हूँ जहाँ जयशंकर प्रसाद जी का पूरी ज़िंदगी बिताए हैं। उनके मंदिर में हम लोग मिले हैं और उनके पौत्रों से मिले हैं और अभी आप पौत्री की मतलब वार्ता सुन रहे हैं। ये बनारस की नगरी जयशंकर प्रसाद जी के नगरी में मैं मौजूद हूँ और इनसे बात कर रहा हूँ। मैं मधुसूदन आत्मी दैनिक जागरण अखबार से बतौर उपसंपादक अवकाश प्राप्त किया हूँ। इसके अलावा हिंदुस्तान, वीर छत्तीसगढ़ और हलवाई वैश्य समाज के यूपी की पत्रिका में सह संपादक आदि रह चुका हूँ। नहीं, जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पर और उनके साहित्य पर थोड़ा प्रकाश डालिए। कुछ ऐसी अनसुनी अछूती बातें हैं महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में जो आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा। उनके पूर्वज अल्पावस्था में उन्हें छोड़कर चले गए। क्या उम्र होगी? 16 साल। मात्र 16 साल की उम्र में, और वो की पैतृक संपत्ति की देखभाल करना कितना कठिन कार्य है, जबकि उनका मन साहित्य सृजन में ही रमा रहता था। और पैतृक दुकान जो उनकी थी दाल मंडी के नारियल बाजार गली में, वहाँ दुकान के ठीक सामने एक चबूतरा था जिस पर वे कवियों को बुलाकर सम्मेलन करते थे, साहित्य सृजन पर विचार विमर्श करते थे। उन कवियों में छायावादी उनके सत्संगी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा के अलावे प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, हाँ, जयशंकर प्रसाद जी के उपनाम में महाकवि लगाया जाता था और आज भी लोग सिर्फ महाकवि कहते हैं, लेकिन उनको राष्ट्र कवि नहीं कहते हैं। यह देश और साहित्यकारों के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रीयता के ऊपर इतनी सारी पुस्तकें लिखी और राष्ट्र प्रेम के ऊपर इतने सारे उनके कविताएं, कहानी, नाटक, विभिन्न विधाओं पर उनकी रचनाएं हैं, जिन्हें अगर देखा जाए तो उनके समकक्ष मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, इनकी कृतियाँ तुल जाएंगी, अर्थात मेरा हाथ दर्द करने लगा, अर्थात चौथाई भी नहीं पड़ेगी। आप सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं महाकवि राष्ट्र कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में? हाँ, इसलिए इनको राष्ट्र कवि कहा जाना चाहिए। और महाकवि तो ये है ही। तुलसीदास के बाद, उनके रामचरितमानस के बाद इंडिया टुडे ने 6 महीने तक एक बहस चलाया था जिसमें ये शोध हुआ था सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है इस सदी में, सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ कविता कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है। तो चंद्रगंधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ नाटक विकसित किया गया। सर्वश्रेष्ठ कविता माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा को घोषित किया गया और सर्वश्रेष्ठ उपन्यास प्रेमचंद के
गोदान को सारे बहस के बाद माना गया और राष्ट्रव्यापी इस बहस के परिणाम स्वरूप सर्वश्रेष्ठ महाकवि राष्ट्रकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी को माना गया। कामायनी सिर्फ साहित्य नहीं है, सिर्फ वर्तमान या अतीत का चित्रण नहीं है, बल्कि समस्त भारतीय वाङ्मय, दर्शन, वेद, पुराण आदि का निचोड़ उसमें समाहित है। और उसके जो सर्ग हैं, उसके 15-16 सर्ग, ये सभी सर्ग समाज के विभिन्न वर्गों की चेतना, मानसिकता और सामाजिक राष्ट्रीय स्थिति आदि को अपने आप में समाहित किए हुए हैं। इस कामायनी की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, भारतवर्ष में तो पीजी में यह महाकाव्य सर्वत्र पढ़ाई जाती है। विश्व के 57 देशों में कामायनी सहित उनकी कई पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं यूनिवर्सिटी स्तर पर, जो श्रेय किसी साहित्यकार के पास नहीं है। मधुसूदन आत्मीय जी, मैं पुनः आपसे मिलूंगा और राष्ट्र कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आम लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके इतनी खजाना ये संकलन है ना। अभी तत्काल हम विदा लेते हैं और पुनः हम आपको राष्ट्र कवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।